हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। तो आज हम डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले तो हम जानेंगे कि ये होता क्या है, मतलब ये क्या है डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का शॉर्ट फॉर्म होता है डीपीएसपी। तो मैक्सिमम टाइम हम वीडियोज़ में यही डीपीएसपी यूज़ करेंगे। तो देखो, मतलब एक स्टोरी बताते हैं कि एक टाइम ऐसा, शुरुआती टाइम को बताते हैं कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ। तो जब संविधान सभा के जो सदस्य थे वो संविधान बनाने की समय में, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी वो चाहते थे कि हमारे देश में बन जाए, मतलब कि सब लोग खुश रहें, सबको काम मिले, मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि जो भूखा सोए, सबको पढ़ने का मौका मिले। लेकिन मतलब देश की स्थिति ऐसी थी कि वो एक साथ, मतलब उस टाइम पे हम इतनी सारी चीज़ें लागू नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, हम अपने देश को एक अच्छा देश बनाने के लिए ये चाहते थे कि हमारे अंदर, मतलब हमारे देश में ऐसी चीज़ें हों। तो सरकार ने उस टाइम के लिए क्या किया, एक तो वो फंडामेंटल राइट्स कर दिए, उसमें मतलब कुछ हद तक राहत मिल गई। और दूसरा था डीपीएसपी जब करा तो उन्होंने ये वादा किया, मतलब एक तरीके से वादा था कि मतलब फ्यूचर में हम ऐसे पॉलिसीज़ बनाएंगे, मतलब ऐसी नीतियाँ बनाएंगे जो कि मतलब इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस हो कि हर कोई खुश रह रहा है, सबको काम मिल रहा है, मतलब कोई दुखी नहीं है, सब मतलब सबको भरपूर शिक्षा मिल रही है, मतलब एक बहुत अच्छे से कल्याणकारी राज्य हो, मतलब वेलफेयर स्टेट हो कि सबका भला हो रहा है उस टाइप का। तो ये जो डीपीएसपी होते हैं वो वही है। अभी जब हमारी नीतियाँ बनाएगी, मतलब एक तो संविधान लागू होने के समय बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें मिल गई, फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारे सॉरी, हमारे संविधान में मतलब बहुत सारे संशोधन हुए। तो बहुत सारे संशोधनों का भी यही था बेस, या बहुत सारी नीतियाँ लागू की गई, तो उनका बेस वही था कि वैसी ही नीतियाँ बनाई जाए जिस टाइप का वो डीपीएसपी में हमने प्लान किया था कि मतलब ये चीज़ें हमारे देश के लिए ज़रूरी है। मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे सपने थे जिन्हें हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने, जो संविधान निर्माता थे जो, वो एक दिन उससे सच्चाई में बदलना चाहते थे। मतलब उनका मानना था कि मतलब डीपीएसपी में ये बताया गया कि राज्य कैसा होना चाहिए, लोगों का जीवन बेहतर कैसे होगा, ये राज्य को की दिशा देता है, इसीलिए इसे मतलब राज्य की नीतियों की दिशा देता है, निर्देश करता है, इसीलिए इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इसके संवैधानिक प्रावधान की तरफ। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है, उसमें दिए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। कल्याणकारी राज्य मतलब कि वैसा राज्य जहाँ सबका कल्याण हो रहा है, सबको काम मिल रहा है, हर कोई खुश है, कोई भी भूखे नहीं सो रहा है, ना कहीं गरीबी है ना कहीं भूखमरी है, मतलब कि सब अच्छा है, एक तरफ से राम राज्य टाइप का कि सब खुश है। यह तत्व सरकार को दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि राज्य को नीतियाँ और कानून किस प्रकार बनानी चाहिए। जैसा कि हमने पहले बताया कि मतलब ये हमारे सरकार को दिशा देते हैं, नीति को निर्देशित करते हैं, कि मतलब निर्देश देते हैं कि कैसा, किस दिशा और मार्गदर्शन पे आप नीति बना सकते हो और किस प्रकार के कानून आपको बनाने चाहिए। लेकिन ये उस टाइम मतलब ज़रूरी नहीं थे, मतलब हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ लागू कर सकें। तो इसलिए उस टाइम पे ये कर दिया गया था कि इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं कर दिया गया था, यानी ये न्यायिक रूप से लागू नहीं होते, यानी इनको आप अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप फंडामेंटल राइट्स के लिए, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप वो मतलब कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आपके डीपीएसपी में किसी राइट का वर्णन है, मतलब किसी कोई प्रावधान है, तो आप उसके लिए वहाँ मतलब कोर्ट जा सकते हो। तो ऐसा डीपीएसपी में कोई प्रावधान नहीं है। अब समझते हैं डीपीएसपी का स्रोत क्या है। डीपीएसपी को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया, लेकिन ये भी है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आयरलैंड ने भी तो कहीं से लिया होगा, या मतलब वो कहाँ से लिया होगा। तो जो आयरलैंड ने लिया था वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, और भारत ने इसे इसलिए अपनाया ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय का स्थापना करा जा सके। अब समझते हैं कि आखिर डीपीएसपी का उद्देश्य क्या था। जैसा कि हमने देखा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना।
देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाना, वही कल्याणकारी राज्यों की, जहाँ सरकार केवल शासन न करे बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करे। जैसे कि हमने बताया कि मतलब वैसा स्टेट हो जहाँ पे सब खुश हो, सबकी भलाई हो रही हो, कोई दुखी नहीं है। इसे अगर ऐसा देश स्थापित हो जाएगा, ऐसा राज्य बन जाएगा, तो नागरिकों का जीवन स्तर ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। और ये चीज़ें हो जाएंगी तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को व्यवहार में लाया जा सकता है, जो कि प्रियम्बल में बात किया गया है। अब समझते हैं कि आखिर इसका नेचर क्या होता है, मतलब कि किस प्रकार का है। तो ये तो जैसा हमने बताया कि अदालत में लागू नहीं किए जा सकते। कानूनी स्थिति इसकी यही है कि अदालत में लागू नहीं हो सकते। प्रकृति इसकी है कि नैतिक और राजनीतिक दायित्व, मतलब ये सरकार की नैतिक और राजनीतिक दायित्व बनता है कि जो भी डीपीएसपी में दिए गए हैं उसे वो नीतियों के द्वारा लागू करें। फिर इसका उद्देश्य क्या है? राज्य को नीति निर्माण में मार्गदर्शन देना, कि मतलब राज्य कैसे नीति बनाए, उसमें उसका वो क्या गाइड करना, एक तरह से वो कह सकते हैं। और इसे मौलिक अधिकारों का पूरक माना जाता है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, देखिए जैसा कि मतलब ऐसा कोई संविधान में नहीं प्रावधान था कि नीति निर्देशक तत्वों को अलग अलग तरीके से बांटा जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी: सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। मतलब एक तो समाजवादी, एक गांधीयन और एक उदारवादी। तो अब समझते हैं कि समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या है। मतलब इसको जो भी राजनीतिज्ञ थे उन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए इसको अलग अलग मतलब अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। ऐसा संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। अगर एग्जाम में आता है कि संविधान के अनुसार डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया तो ये गलत होगा। फिर समझते हैं इनका उद्देश्य। समाजवादी सिद्धांत का उद्देश्य था आर्थिक असमानता को समाप्त करना और समाज में न्याय लाना। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 38 प्रावधान करता है सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 39 समान अवसर, समान वेतन, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है। आर्टिकल 41 जो है बेरोजगार, बीमार, वृद्ध लोगों को सहायता देने की बात करता है। जो आर्टिकल 42 है वो मानवीय कार्य स्थिति और मातृत्व अवकाश की बात करता है। आर्टिकल 43 जो है मजदूरों को जीविका योग्य वेतन प्रदान करता है। और आर्टिकल 43A मतलब उस टाइम नहीं जोड़ा गया था, वो उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी का बात किया गया। तो ये थे समाजवादी सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 38 से लेकर आर्टिकल 43A तक थे। मतलब जिसमें कि ये नहीं है, 40 नहीं है, इसको 40 को, क्योंकि वो 40 आर्टिकल 40 में प्रावधान है ग्राम पंचायत की स्थापना, तो इसको गांधी जी मतलब बहुत ज़्यादा जोड़ देते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे, तो इसको गांधीयन प्रिंसिपल में रख दिया गया। अब हम बढ़ते हैं गांधीयन प्रिंसिपल की ओर कि आखिर गांधीयन सिद्धांत में क्या क्या था। एक तो ये था कि इस सिद्धांत को गांधीयन प्रिंसिपल इसलिए कहा था क्योंकि गांधी जी के विचारों के अकॉर्डिंग था। आर्टिकल 40 प्रावधान करता है ग्राम पंचायतों की स्थापना का, तो ये भी गांधीवादी सिद्धांत में आता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना। आर्टिकल 43 आता है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। गांधी जी कुटीर उद्योग की स्थापना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि मतलब गांव ऐसा हो कि गांव की जरूरत की चीज़ें गांव में ही पूरी हो रही है, उसे मतलब किसी और शहरों पे मतलब निर्भर होने की जरूरत ना हो, ग्राम जो हो वो आत्मनिर्भर हो। इसीलिए उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी। फिर आर्टिकल 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण। आर्टिकल 47 मद्य निषेध और स्वास्थ्य सुधार, क्योंकि गांधी जी मद्य निषेध को बहुत मतलब चाहते थे कि ऐसा कोई ना हो जो मद्यपान करें, तो ये भी गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। आर्टिकल 48 पशुधन की रक्षा और हत्या पर रोक। गांधी जी पशुधन मतलब पशुओं की रक्षा करना चाहते थे और वो चाहते थे कि मतलब क्या पशु हिंसा ना हो, मतलब पशु की हत्या ना की जाए। इसलिए आर्टिकल जो 40 है, 43 है, 46 है और आर्टिकल 47 है और आर्टिकल 48 है, ये सारे गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं। और अगला है उदारवादी या आधुनिक सिद्धांत। इन सिद्धांतों का उद्देश्य आधुनिक, प्रगतिशील और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण देना है। मतलब इसे इसलिए उदारवादी या आधुनिक कहा जाता है क्योंकि इनका उद्देश्य ही है आधुनिक, प्रगतिशील और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण।
इसका प्रावधान आर्टिकल 44 में किया गया है। सॉरी, जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं उनका प्रावधान आर्टिकल 44 में किया गया है, समान नागरिक संहिता। जैसा कि अभी उस यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी बना था, उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला स्टेट था। आर्टिकल 45 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा, ये भी मतलब इसमें था, उदारवादी दृष्टिकोण में था। आर्टिकल 45 को आप आर्टिकल 21A से जोड़ के समझ सकते हैं। उसमें आर्टिकल 21A आर्टिकल 45 के ही चीज़ों को लागू करने के लिए बनाया गया। आर्टिकल 48A ये पहले से नहीं था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण की रक्षा की बात थी। आर्टिकल 50 जो था वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात, और आर्टिकल जो 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करता है। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। तो आज हमने मतलब इसलिए इतना ही पढ़ेंगे ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, फिर बोरियत लगने लगता है पढ़ने में, मतलब चीज़ों को आदमी ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। तो हम इसको 2 पार्ट में करके समझेंगे। तो आज तो हमने सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए, अब इससे रिलेटेड आगे की चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। और आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमें सजेशन दें कि हम इसको और किस तरीके से बेटर बना सकते हैं। और हमने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया है, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं कल इसके आगे के सेशन के साथ। धन्यवाद।